स्मॉल कैप और मिड कैप ने बहुत बढ़िया रिटर्न पिछले 3 साल का रहा है, डबल डिजिट रिटर्न। लेकिन वॉलेटाइल बाजार में यहाँ पर रिस्क भी उतना ही रहता है। तो क्या अब लार्ज कैप का टाइम आ गया है? और लार्ज कैप में भी क्या आप प्योर प्ले लार्ज कैप कहेंगे या फिर इंडेक्स फंड्स में निवेश करना बेहतर होगा? और कुछ आइडेंटिफाई कीजिए लार्ज कैप अभी से, अगर कोई 5 साल के लिए निवेश करना चाहता है तो। बिल्कुल। देखिए प्रियंका जी, पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा कि स्मॉल कैप मिड कैप ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी रिसेंसी बायस की वजह से ही निवेशकों ने स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा निवेश किया, और वो मेरे हिसाब से गलत है। इस वक्त पर अगेन जैसे आपने कहा कि शुरुआत करनी है और आपको 3-5 साल का टाइम हो और लार्ज कैप अच्छा लग रहा है, लार्ज कैप को ऐड करना है, तो यहाँ पर जो सवाल आपका था कि इंडेक्स फंड्स या फिर एक्टिव फंड, इंडेक्स फंड पैसिव फंड्स होते हैं। आप अभी निफ्टी 50, निफ्टी नेट 50, निफ्टी 100, ये सब पैसिव फंड्स हैं, लेकिन लार्ज कैप स्पेस में है, क्योंकि जो टॉप 100 कंपनीज होती हैं उन्हें लार्ज कैप में रखा जाता है। तो अब ऐसा है कि निवेशक अपने पोर्टफोलियो में इंडेक्स फंड यानी कि पैसिव फंड और एक्टिव फंड्स दोनों को भी शामिल कर सकते हैं। रही बात कौन से फंड्स को चुनना चाहिए, तो पहली बात इस वक्त देखिए, जैसे एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, और टॉप 100 कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पर आ जाती है। लेकिन उसी के साथ में मैं कहूंगा कि यदि आपको इंडेक्स को आउट परफॉर्म करना है तो एक्टिव फंड्स की वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इंडेक्स फंड में करेंगे, आपने निफ्टी 50 में किया या निफ्टी 100 में किया, तो आपका फंड इंडेक्स के बेहतर रिटर्न तो नहीं दे सकता, क्योंकि एक्सपेंस भी है वहां पर। तो यदि निफ्टी 100 मान लीजिए 12% रिटर्न देता है, तो आपका फंड उससे 1-2% कम ही देगा। पर आप चाहते हैं कि इंडेक्स से भी बेहतर रिटर्न मिले, तो उसके लिए एक्टिव फंड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें मेरी चॉइस के कुछ फंड्स मैं बता देता हूं आपको। यदि आप वेल एस्टेब्लिश्ड पुराने फंड्स की बात करें तो निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, ये बहुत ही बेहतरीन फंड्स हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप स्पेस में अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं आपको नए फंड बताऊंगा, कारण बताऊंगा क्यों मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। ये फंड्स होंगे मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड और साथ ही बजाज फिनसर्व लार्ज कैप फंड। ये दो लार्ज कैप फंड मैंने इसलिए बताए क्योंकि बाकी जो लार्ज कैप एक्टिव फंड्स हैं वहां पर जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड फंड है और ऑलमोस्ट इंडेक्स हगिंग है। जैसा इंडेक्स का पोर्टफोलियो होता है कि वहां पर 50 स्टॉक्स या 100 स्टॉक्स हैं, तो ऑलमोस्ट वहां पर 80-80 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में है। पर आप यदि चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड फोकस अप्रोच लेकर चली जाए ताकि आप इंडेक्स को बीट कर सके, तो दो मैंने जो फंड बताए आपको, बजाज फिनसर्व लार्ज कैप और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप, ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाले लार्ज कैप फंड्स हैं और लॉन्ग टर्म में लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं। ओके, सो देखिए, आपके साथ जब शो करूँ ना तो कुछ नया सीखने को मिलता है। ये जो आपने वर्ड यूज़ किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इंडेक्स हगिंग, तो वो ये जो है बहुत क्लियरली आपने बोला कि ऐसे फंड्स जो है आपको, आपने जो पहले बताया वो बहुत इंडेक्स हगिंग है, तो आपने उससे अलग भी ऑप्शन दिया है। तो आज मैंने एक नया वर्ड सीखा पंकज सर से। पंकज सर, जब मार्केट गिरते हैं ना तो कई लोग हमसे पूछ रहे हैं क्या अभी एक मुश्त रकम निवेश करें क्या, लमसम करें क्या? तो ये सिप वर्सेस लमसम की लड़ाई में आप किसके हक में हैं? और जब बाजार वॉलेटाइल हो तो सिर्फ तो रोकने का तो बिल्कुल नहीं है ना। देखिए, एसआईपी तो बनाई इसके लिए है कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको वहां पर डटे रहना है। अगर आप आज निवेश करते हैं, आप वेट करते हैं कि भाई मार्केट में उतार चढ़ाव का माहौल है, थोड़ा रुक जाते हैं, तो रुक के क्या कर लोगे? आपने यदि 1 महीना 2 महीना रुक भी गए और उसके बाद एसआईपी शुरू करी, और एसआईपी आप कर रहे हो 5-10-15 साल के लिए, उस बीच में तो कई बार इस तरह का या इससे भी खराब स्थिति हो सकती है, तो क्या आप एसआईपी रोक देंगे उस वक्त? तो इसके लिए एसआईपी तो जब चाहो तब शुरू करो, चाहे मार्केट टॉप पर हो चाहे वो बॉटम पर हो, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो कई बार उतार चढ़ाव आएगा और उसी का फायदा आपको मिलेगा यदि आप एसआईपी कर रहे हैं। दूसरी बात, यदि एसआईपी पहले से की हुई है आपने, तो अगर मार्केट में गिरावट है तो उसका फायदा उठाइए, फिर ज्यादा पाइए, तो आपको एसआईपी रोकनी नहीं है। एक सवाल जो आपने कहा कि लमसम वर्सेज एसआईपी में क्या चुने, तो इनके बीच की चीज है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। देखिए, यदि आपके पास पैसा अवेलेबल है, आपके पास 1-2 लाख रुपए है, तो आप ये तो नहीं करोगे ना आप एसआईपी करोगे, क्योंकि पैसा ऑलरेडी आपके पास है। एसआईपी आप कब करते हो? जब आप अपनी सैलरी में से या अपनी मंथली इनकम में से कुछ पैसे बचाते हैं और उसे आप निवेश करते हैं, तो वो होती है एसआईपी। बट ऑलरेडी पैसा आपके पास अवेलेबल है तो उसकी एसआईपी नहीं करेंगे।
उसे या तो आप एक साथ लमसम में कर देंगे, आपको लगता है भाई लमसम कर रहे हैं, पता नहीं किस्मत की बात है, जिस दिन मैं इन्वेस्ट करता हूँ अगले दिन ही मार्केट गिरता है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक साथ मत कीजिए। आप क्या कीजिए, उस पैसे को कम जोखिम वाले डेट फंड में निवेश कीजिए और वहां से जो टारगेट स्कीम है, जिस इक्विटी स्कीम में करना है, वहां के लिए ट्रांसफर सेट कर दीजिए, जिसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। और आप अगले, डिपेंडिंग ऑन कितनी इनकम है, आप 3-4 महीने की एसटीपी कर लीजिए। तो 3-4 महीने में जो होना होगा, मार्केट नीचे आएगा तो आपको फायदा मिल जाएगा, ऊपर जाएगा तो आप फिर भी कोई नुकसान में नहीं रहेंगे। तो इसके लिए एसआईपी नहीं करनी है, एक ही दिन पूरा लमसम नहीं करना है, उसे टुकड़ों में, किस्तों में आपको इन्वेस्ट करना है, और उसके लिए एसटीपी आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। ओके, सो ना एसआईपी ना लमसम, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता जो है पंकज जी ने आपको बता दिया, जिसमें आप सिप का भी मज़ा लीजिए, लमसम का भी मज़ा लीजिए और निवेश को जारी रखिएगा। ओके, सो आप कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। मोहन जी गुड इवनिंग भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हमारे शो को देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच मोहन जी, और बहुत कुछ सीखा है। तो मोहन जी ने अपना एक्सपीरियंस ये शेयर किया है पंकज सर कि इन्होंने 5,000 से सिप शुरू की थी और मनी 9 को देखते देखते अब ये 17,000 की सिप करें। तो मोहन जी बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाते रहिएगा। मोहन जी को कंफ्यूजन इस बात का है कि एसबीआई फोकस इक्विटी फंड को ये चेंज करना चाहते हैं, तो अगर ये किस स्कीम में इसको बदलें ये पूछ रहे हैं। वैसे ये लॉन्ग टर्म गोल के लिए निवेश कर रहे हैं पंकज सर, बच्चों की पढ़ाई का नजरिया है, 15 साल के बाद इनको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और एसबीआई फोकस इक्विटी फंड इनके पोर्टफोलियो में है, जिसको लग रहा है इनको कि चेंज करना चाह रहे हैं ये। तो आप सजेस्ट करेंगे यहाँ से निकलने की, और क्या वजह आपको लग रही है फोकस इक्विटी फंड, क्या इसके परफॉर्मेंस को लेकर कंसर्न्स हैं क्या कुछ? देखिए मोहन जी, पहली बात तो मैं बहुत आपकी तारीफ करूंगा कि आपने जो शुरुआत की उसको समय के साथ बढ़ाते गए, और ये जरूर करना चाहिए। यदि आप सिर्फ उसी अमाउंट पर रुके रहेंगे तो गोल अचीव करना मुश्किल है, क्योंकि समय के साथ हम जानते हैं कि पैसे की वैल्यू कम होती जाती है। तो आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। रही बात स्कीम की, पहली बात को समझना होगा कि जो फोकस फंड होते हैं, जो कैटेगरी, वो फ्लेक्सी कैप के जैसे ही होते हैं। फर्क ये होता है कि फोकस फंड में मैक्सिमम 30 स्टॉक्स हो सकते हैं, यानी कि एक जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि फ्लेक्सी कैप हो या फोकस हो, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है फंड मैनेजर के पास कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह से एलोकेट करना है, तो डिसाइडेड नहीं है, फंड मैनेजर तय कर सकते हैं। रेगुलेशन ये कहता है कि मिनिमम 65% ऑफ द टोटल असेट ऑफ दैट स्कीम वो आपको इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। अब उसको करना कैसे है, लार्ज कैप में कितना करना है, मिड कैप में कितना करना है, स्मॉल कैप में कितना करना है, ये फंड मैनेजर खुद तय करते हैं। लेकिन फोकस फंड में प्रॉब्लम ये है कि जो पोर्टफोलियो है वो कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो 30 स्टॉक्स ही मैक्सिमम आप कर सकते हो। तो फंड मैनेजर्स के पास थोड़ा स्कोप कम हो जाता है कि कहीं उन्हें लगे बदलाव करना है, कुछ करना है, वो 30 स्टॉक्स ही मैक्सिमम रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से यदि आप लॉन्ग टर्म में निवेश कर रहे हैं तो फोकस्ड फंड की बजाय यदि आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करेंगे तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा मिलेगा। तो ये तो पहली राय है कि आप फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाएं, पर ये डिपेंड करता है आपके पास कितने फंड हैं, क्या है। अगर आपके पास ऑलरेडी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी कुछ है और एसबीआई का आपके पास में फोकस फंड है, तो मैं कहूंगा कि एसबीआई के ही फोकस फंड से आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में स्विच कर दें। कॉन्ट्रा फंड एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्ट्रेन स्टाइल वाला फंड है, लॉन्ग टर्म का अच्छा फंड है, तब आप एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में स्विच करें। और यदि आपके पास ज्यादा फंड नहीं है, यही एकमात्र फंड है, तो मेरी राय होगी कि आप इससे निकलकर एक फ्लेक्सी कैप फंड में आ जाएं। और फ्लेक्सी कैप के लिए आप एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस तरह के फ्लेक्सी कैप फंड्स को किसी एक में चुन सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो आपको दोनों ऑप्शन दे दिए हैं। अगर आपके पास एसबीआई का और कोई स्कीम आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो कॉन्ट्रा, एसबीआई कॉन्ट्रा में आप स्विच कर जाइए, अच्छा रहेगा। नहीं तो एक फ्लेक्सी और किस सिचुएशन में करना है वो भी बता दिया मोहन जी। बेस्ट ऑफ लक, अपने निवेश की जर्नी ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिएगा।